तो आज हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, है ना। निवेशीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रोकड़ प्रवाह में क्रिया को 3 भाग में बांटे थे एक्टिविटीज को। कौन कौन? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो की गणना करना कि कैश फ्लो क्या हो रहा है। जैसा कि जानते हैं कि जो मेरे पास पैसा है उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया तो वह होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। हिंदी में से क्या कहेंगे कि निवेशीय क्रिया से रोकड़ प्रवाह की गणना। तो इसके लिए जो हम फॉर्मेट बनाते हैं वो भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखते हैं पार्टिकुलर्स, उसके बाद इसमें भी अमाउंट और इसमें भी अमाउंट। हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो क्या ऐड करना है? तो जितने भी इनफ्लो होते हैं, जितने भी इनफ्लो होते हैं उसको ऐड करना है, और जितने भी आउटफ्लो होते हैं उसको हमें लेस करना है। इनफ्लो को ऐड करना है और आउटफ्लो को लेस करना है। हम जानते हैं कि इनफ्लो का मतलब क्या होता है? पैसा आना, और आउटफ्लो का मतलब पैसा जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पैसे का जुगाड़ किया। पैसे का जुगाड़ करने के बाद उस पैसे से हम लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग तरह का एसेट्स खरीदते हैं, ठीक है। जिसमें जैसे ही कोई एसेट्स खरीदेंगे तो क्या होगा, कैश मेरे बिजनेस से जाएगा, कैश मेरे बिजनेस से जाएगा। तो गया तो हुआ आउटफ्लो, गया तो आउटफ्लो। तो हम लोग क्या खरीद सकते हैं? तो हम लोग खरीदेंगे नॉन करेंट एसेट्स। क्या खरीदेंगे? द परचेजेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स में हम लोग क्या परचेज करेंगे? एग्जाम्पल के लिए हम लोग लैंड और बिल्डिंग परचेज कर सकते हैं जी, प्लांट खरीद सकते हैं जी, फर्नीचर खरीद सकते हैं, है ना। कोई इन्वेस्टमेंट हो वह खरीद सकते हैं। किसी बिजनेस का इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल खरीद सकते हैं, है ना। तो इसी नॉन करेंट एसेट्स हेडिंग के अंदर में हमें उसका नाम लिखना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जितने भी चीज परचेज करेंगे ना नॉन करेंट एसेट्स में, कोई भी संपत्ति परचेज करेंगे तो उसको कहाँ लिखना है? आउटफ्लो, आउटफ्लो में। जैसे मशीनरी था तो मशीनरी लिखा, हमने बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग लिखा, परचेज ऑफ बिल्डिंग। इसी तरह से और भी होगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? आउटफ्लो। सब क्या होगा? आउटफ्लो। हम इसी क्रम में इन्वेस्टमेंट भी परचेज कर सकते हैं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना है कौन सा इन्वेस्टमेंट? तो लॉन्ग टर्म वाला। कौन सा? लॉन्ग टर्म वाला, ठीक है। तो जितने भी चीजें हमने परचेज किया एसेट्स में, उन सभी को हमने आउटफ्लो में लिखा। सबको कहाँ लिखा? आउटफ्लो में लिखा। अब रहा बात कि इनफ्लो में क्या लिखेंगे? तो हमने किसी भी संपत्ति को खरीदा तो आउटफ्लो हुआ। इसी तरह से जब हमने उस एसेट्स को सेल किया, उस एसेट्स को सेल किया तो क्या होगा? इनफ्लो। बेचा तो हमारे पास पैसा आया, बेचा तो पैसा आया, आया तो इनफ्लो, ठीक है। तो पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे? तो सेल करने से, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रोसीड्स ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब होता है बेचना भी होता है एक तरह से, मतलब हमारे बिजनेस से बाहर कर देना, है ना। ऑफ किसको? तो नॉन करेंट एसेट्स। ध्यान रखिएगा इसमें सिर्फ नॉन करेंट एसेट्स वाला ही लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे मशीन परचेज किया तो आउटफ्लो हो गया। इसी तरह से हमने मशीन का सेल कर दिया, मशीन का सेल कर दिया। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या किया? इसमें परचेज था, इसमें परचेज था तो आउटफ्लो हुआ, और हमने परचेज के बदले में क्या किया? सेल कर दिया।
तो क्या लिखेंगे, प्रोसीड्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ, जैसे कि मशीनरी था तो हमने लिखा मशीनरी, कि हमने इतने का मशीनरी को सेल कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हमने बिल्डिंग को सेल किया तो उसको भी ऐसा ही लिखेंगे, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग। मतलब जो भी एसेट्स को हमने सेल किया उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ और चीजें भी ऐड होती है, कुछ और चीजें भी ऐड होती है। क्या होती है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो होता है, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या है, तो जो मेरे बिजनेस के मुख्य काम की वजह से ना हो करके किसी साइड वाले काम से होता है। जैसे हमने इस जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे हमें डिविडेंड मिला या फिर इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट मिलना हमारा मुख्य काम नहीं है, हमारा मुख्य काम नहीं है। हमने इन्वेस्टमेंट किया था, इस वजह से हमें इंटरेस्ट मिला या इस वजह से डिविडेंड मिला, लाभांश मिला, तो हम क्या करेंगे, उसको भी ऐड करेंगे, उसको भी ऐड करेंगे। यहाँ लिख लीजिएगा, इसके अंदर में, इस हेडिंग के अंदर में क्या लिखना है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। कहाँ से इंटरेस्ट रिसीव किया, तो फ्रॉम डिवेंचर्स से, क्या तो डिवेंचर्स है ना, या फिर कहीं और था जिस इन्वेस्टमेंट का नाम था, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जो भी इन्वेस्टमेंट हो उसका नाम हम लोग लिखेंगे। अगर हमने बैंक में फिक्स किया था तो वहां से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इंटरेस्ट के बदले क्या हमें मिल सकता है, डिविडेंड। क्या मिल सकता है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, लाभांश। जब हमने किसी कंपनी का शेयर परचेज किया है, किसी कंपनी का शेयर परचेज किया है, तो वहां से हमें क्या मिल सकता है, लाभांश मिल सकता है। तो डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। कहाँ से रिसीव्ड किया, तो शेयर से, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ठीक है। कहाँ से, शेयर से, ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। वहां से हमको क्या हुआ, लाभांश मिला। तो उसको हमने क्या किया था कि अपने पास रखा था, हेल्ड एज। किस रूप में रखा था, इन्वेस्टमेंट के रूप में। किस रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो ये हमारा रिसीव्ड हो गया। अब अगर हमने किसी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा है, अब वहां से हमें रेंट मिल जाए, क्या मिल जाए, रेंट मिल जाए, तो वो भी लिखेंगे रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड कहाँ से, तो फ्रॉम प्रॉपर्टी। कहाँ से, फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, जिसको हमने इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा था। तो ये सब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। इंटरेस्ट हो चाहे डिविडेंड हो या रेंट हो, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है, इनफ्लो में दिखाना है। क्या दिखाना है, इनफ्लो में ऐड करके, है ना। कोई भी एसेट सेल हुआ उसको भी इनफ्लो में दिखाना है, और कोई एसेट्स परचेज हो, कोई एसेट्स परचेज हो तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, उसे हम दिखाएंगे आउटफ्लो में। कहाँ दिखाएंगे, आउटफ्लो में। जैसा कि हम जानते हैं कि इन सभी चीजों का अमाउंट हम इस वाले कॉलम में लिखे रहते हैं। अब इसको टोटल करके यहाँ पे लिखते हैं जी। अब इधर जो लेस वाला भी है उसका भी हम लोग यहाँ लिखे रहते हैं, और इसका टोटल करके यहाँ पे लिखते हैं। तो ये प्लस हुआ और ये वाला माइनस हुआ। अब हमें क्या करना है कि इसका फाइनल रिजल्ट देखना है। इसका फाइनल रिजल्ट देखना है कि हमें प्लस में आया या माइनस में आया। तो अगर यह प्लस में आता है, किसमें आता है, प्लस में, तो हम क्या लिखते हैं, नेट कैश जनरेटेड, चाहे फ्लो फ्रॉम, है ना।
नेट कैश फ्लो फ्रॉम कौन से एक्टिविटी में है ये? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। जब प्लस में आएगा, इसी जगह पे अगर यह माइनस में आ गया मतलब आउटफ्लो ज्यादा हो गया और इनफ्लो कम में हो गया, तो क्या लिखेंगे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जब प्लस में आया तो यह लिखेंगे, माइनस में आया तो यह लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो जितना समझ रहे हैं उतना इजी है नहीं है। अब सबसे पहले अगर सिंपल से दे दिया हो क्वेश्चन में कि इतने का परचेज किया, इतने का सेल किया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे दिया नहीं रहेगा। क्वेश्चन में क्या होगा कि 2 साल दिया रहेगा। जैसे कि आपको दिया रहेगा 2015 का और 2016 का, ठीक है। इसमें कहेगा कि जो मशीन है आपका, जो आपका मशीन है, ठीक है, वह कितने का है कि 15 में 1 लाख है, 15 में 1 लाख और 16 में 1,50,000 है, ठीक है। कौन लिखाएगा? 15 में कितना है? 1 लाख और 16 में 1,50,000। तो सवाल है यह क्या हुआ? न परचेज दिया है न सेल दिया है, न परचेज दिया है न सेल दिया है। तो हम क्या करें? इनफ्लो में लिखें, आउटफ्लो में लिखें, कहाँ लिखें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो बाद वाला ईयर है उससे हम पहले वाले ईयर को घटाएंगे, ठीक है। तो 16 में 1.5 लाख था और 15 में 1 लाख था, मतलब 16 में 50,000 रुपया एक्स्ट्रा था। तो मशीन का दाम जो हमारे पास 1 लाख का था, कोई मशीन 1 लाख का था, अब वह 1.5 लाख का कैसे हो गया? तो इसमें क्या होगा कि हमने नया एसेट्स परचेज किया होगा, नया मशीन परचेज किया होगा। कितने का परचेज किया होगा? 50,000 का, ठीक है। जैसे ही किसी भी फिक्स्ड एसेट्स में बढ़ोतरी होती है तो क्यों होती है? तो परचेज करने की वजह से। क्यों होती है? परचेज करने की वजह से। तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे? तो हम इसको दिखाएंगे परचेज ऑफ मशीनरी में। कहाँ दिखाएंगे? परचेज ऑफ मशीनरी में। इसी जगह पे अगर सीधा ऐसा देंगे कि 15 में 1 लाख था और 16 में 50,000 है, 15 में 1 लाख था, 16 में 50,000, तो यह कम कैसे हुआ? क्यों कम हुआ? क्योंकि हमने सेल कर दिया जी। क्यों कम हुआ? हमने सेल कर दिया। कितना सेल किया? तो 50,000 का। इसको कहाँ दिखाएंगे? तो हम दिखाएंगे यहाँ पे, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। कितना? 50,000, ठीक है। अब ये सिंपल है, इसमें थोड़ा सा और भी जुड़ जाएगा। तो और क्या जुड़ेगा? जैसे कि मशीन या किसी भी एसेट्स का दाम कम होता है, उसका एक और वजह होता है डेप्रिसिएशन। जानते हैं कि ह्रास लगने की वजह से भी दाम कम होता है, दाम कम होता है किसी भी मशीन का। तो हो सकता है कि इस वजह से कम हो गया हो जी, ठीक है। तो एक वजह वह भी है। तो अगर हमारे क्वेश्चन में दिया हो कि डेप्रिसिएशन 20,000 का है, डेप्रिसिएशन 20,000 का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो स्टार्टिंग में था 1 लाख का मशीन। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो पहले वाला होता है वो ओपनिंग और जो लास्ट वाला होता है वो क्लोजिंग। तो हमारे पास ओपनिंग में 1 लाख का मशीन है, उसमें डेप्रिसिएशन लग गया 20,000। तो जानते हैं डेप्रिसिएशन से क्या होता है? उसका दाम कम होता है। तो इसका मतलब अभी उसका दाम कितना होना चाहिए? 80,000। कितना होना चाहिए? 80,000। लेकिन कितना शो कर रहा है? 50,000। इसका मतलब कम कितना हुआ? 30,000 का। कितने का कम हुआ? 30,000 का। तो सेल कितने का हुआ? 30,000 का, ठीक है। अगर इसी जगह पे क्या रहे, मशीनरी 2015 में 1 लाख और 2016 में 1.5 लाख और डेप्रिसिएशन 20,000, तब क्या हुआ? तो उसमें हम क्या करेंगे कि मशीन कितने का है? 1 लाख का, उसमें से 20,000 डेप्रिसिएशन कट गया तो उसका दाम कितना बचा? 80,000। तो अभी हमारे पास क्लोजिंग में कितना होना चाहिए? 80,000। लेकिन है कितना? 1,50,000। 1,50,000 क्यों हुआ? क्योंकि हमने 70,000 का न्यू मशीन परचेज कर लिया है। हमने 70,000 का न्यू मशीन परचेज कर लिया है। तो परचेज ऑफ मशीनरी में क्या दिखाएंगे? 70,000, ठीक है। तो ये तो सिंपल हुआ। इससे भी थोड़ा एक स्टेप आगे हो सकता है। क्या होगा कि ऐसा कहे कि जो मशीन है वह था 1 लाख का और
2016 में 1,50,000 का डिप्रिसिएशन लगा 20,000 का। ऐसा भी तो होता है कि साल के बीच में ही हम लोग कुछ मशीन परचेज करते हैं और कुछ मशीन सेल करते हैं, दोनों भी हो सकता है। अभी तो हमने सिंगल देखा कि या तो परचेज है नहीं तो सेल है, दोनों भी हो सकता है। तो जब एक ही आइटम के बारे में, एक ही एसेट्स के बारे में कई सारे इंफॉर्मेशन दिया हो तो उस समय हम कैलकुलेट करने में थोड़ा सा मिस करेंगे। इससे अच्छा है कि हम उसका अकाउंट बना लें, हम उसका अकाउंट बना लें। तो जैसे कि मशीन दिया है तो हम क्या करेंगे, मशीन का अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, मशीन का अकाउंट बना लेंगे। और मशीन का अकाउंट कैसे बनाएंगे वो हम लोग अभी देखते हैं। तो अब हम इसमें एसेट्स अकाउंट बनाना सीखेंगे। जैसे अगर मशीन अकाउंट दिया रहेगा तो एसेट्स के बदले आप मशीन लिखिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट का अकाउंट खोलना हो तो एसेट्स के बदले इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट खोलना हो तो बिल्डिंग अकाउंट, जो भी हो वहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे एसेट्स अकाउंट लिखा। अब इस अकाउंट के द्वारा आप परचेज और सेल दोनों जान सकते हैं कि परचेज कितने का हुआ और सेल कितने का हुआ। तो ध्यान रखिएगा, इस साइड हम लोग लिखेंगे सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। ध्यान रखिएगा, आपको जैसे कि हमने बताया था कि 2015 का अमाउंट है और 2016 का अमाउंट है। 15 में है 1 लाख और 16 में है 1,50,000, जो भी रहे। तो मतलब जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा स्टार्टिंग वाला उसको आप इसमें दिखा दीजिएगा, किसमें, इसमें। जो क्लोजिंग वाला दिया रहेगा उसको यहाँ पे दिखाइएगा, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर 1 लाख दिया है तो हमने यहाँ पे 1 लाख लिखा। अगर यहाँ पे 1,50,000 दिया है तो 1,50,000 लिखा। हमने ओपनिंग और क्लोजिंग पहले दोनों डाल दिया। ठीक है, आपको सवाल में दिया रह सकता है कि इतने का मशीन सेल किया। ठीक है, कभी कभी परसेंटेज में भी दिया रहता है कि इतने का मशीन इतने % पे सेल किया, इतने % प्रॉफिट पे सेल किया या इतने % लॉस पे सेल किया है। ठीक है, तो जब भी हम लोग सेल करेंगे तो इस साइड लिखेगा बाय कैश अकाउंट। क्या लिखेगा, बाय कैश अकाउंट। कब लिखेगा, तो जब वह सेल्स होगा, जब सेल्स होगा। अमाउंट में क्या लिखेगा, तो जितने में सेल्स होगा, जितने में सेल्स होगा। तो किसी भी एसेट्स को सेल करने पे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो इस साइड आप लिख दीजिएगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन में है कि इस 1 लाख के मशीन में से 40,000 का मशीन 10,000 लाभ पर बेचा, 40,000 का मशीन 10,000 लाभ पर बेचा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 50,000 में बेचा। कितने बेचा, 50,000 में बेचा। तो क्या हुआ, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का। तो यहाँ पे लिखिएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या लिखना है, प्रॉफिट। क्या लिखना है, प्रॉफिट। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000, क्योंकि 40,000 की मशीन को हमने 50,000 में सेल किया है। 40,000 की मशीन को हमने 50,000 में सेल किया है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट के बदले लॉस में सेल हो, प्रॉफिट के बदले लॉस में सेल हो, तो यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे ना लिख करके यहाँ पे लिखेंगे, इस साइड में क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, लॉस। जैसे कि अगर क्वेश्चन है कि 55,000 का मशीन 50,000 में बेचा, 55,000 की मशीन, तो क्या हुआ, जितना में सेल किया यहाँ लिखा 50,000 और लॉस कितना लगा 5,000 का, तो 5,000 लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखिएगा कि एक एसेट्स का जब भी अकाउंट बनाएंगे, किसी भी एसेट्स का, तो एक बार में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों साइड नहीं होगा। या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो इस साइड लिखिएगा टू P&L अकाउंट, और लॉस होगा तो इधर लिखना है बाय P&L अकाउंट, है ना। लॉस होने पर इधर क्रेडिट साइड में और प्रॉफिट होने पे डेबिट साइड में। ठीक है, अब क्या करना है कि किसी भी एसेट्स पे डिप्रिसिएशन भी लगा रहता है। जो डिप्रिसिएशन दिया रहेगा वह हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हमने जैसे कि उसमें क्वेश्चन में एग्जांपल लिया था कि डिप्रिसिएशन 20,000 का है। कितने का है, 20,000, तो हमने डाल दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस खाते को बैलेंस करना है, इस खाते को बैलेंस करना है। बैलेंस करने का रूल पता है, जिधर ज़्यादा होता है वही दोनों साइड हम लोग लिखते हैं, क्योंकि किसी भी लेजर का दोनों साइड इक्वल होता है, दोनों साइड इक्वल होता है। और जिधर कम होता था उधर हम लोग बैलेंस सीडी लिखते थे, बैलेंस सीडी। लेकिन चूंकि इसमें बैलेंस सीडी पहले से ही दिया है, बैलेंस सीडी दिया है, इसलिए बैलेंस सीडी ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, इस साइड टू
कैश अकाउंट, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि हमेशा उधर ही ज़्यादा होगा जब सेल दिया रहेगा तो, जब सेल दिया रहेगा तो, जब परचेज जाएगा तो उधर कम होगा। ये कहाँ से आया? तो परचेज वाला अमाउंट है। क्या है? परचेज वाला। कैसे निकला? तो बैलेंस करने पे, यह बैलेंसिंग फिगर है। या क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। टोटल करके देख लीजिए, उधर हुआ 50,000 और 1,50,000, 2,20,000। कितना हुआ? 2,20,000, 2,20,000। और इधर कितना हुआ? 1,00,000 और 10,000, 1,10,000। मतलब कमी कितने का है? 1,10,000 का। जो टोटल दोनों साइड का होगा सेम होगा, तो हमने 2,20,000 इधर भी लिख दिया। अब कितना कमी हुआ? 1,10,000 का, तो हमने यहाँ पे 1,10,000 लिख दिया। अब जब हम वहाँ पे कैश फ्लो बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तो हमने क्या किया? इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों लिखा, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों लिखा। तो इनफ्लो में कितना दिखाएंगे? ये वाला अमाउंट। ये क्या दिखाएंगे? इनफ्लो में। क्या दिखाएंगे? इनफ्लो में। ठीक है, ऐड कर, सेल हुआ है। और इसको क्या दिखाएंगे? इसको दिखाएंगे आउटफ्लो में, इसको दिखाएंगे आउटफ्लो में। ठीक है, तो इनफ्लो कितना हुआ? 50,000। आउटफ्लो कितना हुआ? 1,10,000। ठीक है, तो जो हमने फॉर्मेट बनाया उसमें इसको दिखा देंगे। तो जैसे कि हमने मशीन अकाउंट बनाया, तो मशीन अकाउंट से हमें क्या पता चला कि हमने इनफ्लो किया, मतलब हमने सेल किया कितने का? 50,000 का। ये जो हमने लिखा था प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, उसमें कितना दिखा दीजिएगा? 50,000। उसमें दिखाइएगा 50,000। ठीक है, और जो हमने, और फिर हम इसको आउटफ्लो में दिखाएंगे कितना? परचेज ऑफ मशीनरी कितने का था? 1,10,000, 1,10,000। इसी तरह से हम बिल्डिंग का भी अकाउंट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट का भी बनाएंगे, जितने भी एसेट्स हैं सभी का हम अकाउंट बनाएंगे। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करना सीखे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो। तो इसके जितने सारे भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करिए और जो प्रॉब्लम हो उसे कमेंट करिए।